ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपका लैमिनार फ्लो के लिए आपकी कल बाउंड्री लेयर हमने थ्योरी हमने देख ली थी। बाउंड्री लेयर क्या होता है आपका, उसकी थिकनेस, लॉसेस और आपका स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग तक हमने कल कर लिया था, कल हमने कर लिया था। ठीक है, तो अभी आगे कंटिन्यू करने से पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले, लिखो अ थिन स्मूथ प्लेट a thin smooth plate 1 meter wide, 1 meter wide and 2 meter long, and 2 meter long is pulled through water, is pulled through water at a velocity of, at a velocity of 2 meter per second, at a velocity of 2 meter per second, full stop, full stop, assuming, assuming that boundary remains laminar, assuming that boundary remains laminar, laminar, comma, then drag force, then drag force on both sides of the plate, then drag force on both sides of the plate, of the plate is, both sides of the plate is bracket में लिख लो kinematic viscosity, kinematic viscosity is equal to 10 raised to power minus 6 meter square per second. ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू 10 raised to power minus 6 meter square per second. ठीक है, ऑप्शन लिख रहा हूँ, सामने देख लो। ऑप्शन ए 5.3 न्यूटन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 26.6 न्यूटन, ऑप्शन सी 53 न्यूटन, या ऑप्शन डी 2.65 न्यूटन, ऑप्शन डी 2.65 न्यूटन। ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। ठीक है, एक प्लेट है जिसका साइज है 1 मीटर बाय 2 मीटर, 1 मीटर विड्थ है, 2 मीटर लेंथ है, उसको हम मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कहता है अगर बाउंड्री लेयर आपकी लैमिनार ही है, थ्रू आउट इट इज लैमिनार, फाइंड आउट द ड्रैग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट। हमें ड्रैग फोर्स निकालनी है, हमें ड्रैग फोर्स निकालनी है। ठीक है, देखो जरा आप कैसे करोगे। सर क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से रिपीट करेंगे आप? क्वेश्चन की फर्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन है अ थिन स्मूथ प्लेट, a thin smooth plate 1 meter wide and 2 meter long, a thin smooth plate 1 meter wide and 2 meter long is pulled through water, सर हो गया सर, हो गया सर, थैंक यू। pulled, okay, ठीक है, ड्रैग फोर्स निकालनी है। ड्रैग फोर्स आपको पता है, हमने कल ही इसका फॉर्मूला पढ़ा था ड्रैग फोर्स का। ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू CD1/2 rho mu star square A। हाँ हाँ सी डी, हाँ एग्जैक्टली यही फॉर्मूला। हाँ ये पड़ा ड्रैग, सी डी एफ इज इक्वल टू सी डी इंटू 1/2 रो यू स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला। तो इसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, CD हमें इसके लिए पहले सी डी निकालना पड़ेगा, हमें सी डी निकालना पड़ेगा, राइट। सी डी निकालने का फॉर्मूला ये भी हमने कल पढ़ा, ये भी हमने पढ़ा। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग 1/2 सी डी, कोफिशिएंट ऑफ, ये फॉर्मूला आपका सी डी निकालने के लिए 1.328 अंडर रूट रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर
तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए रेनॉल्ड्स नंबर। तो सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लो। ये 2000 कैसे 2000 आया? 2000 क्यों आ गया भाई? 2000 तो आपका पाइप फ्लो के लिए है भाई। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है आपको, ठीक है ना। तो दैट मींस रेनॉल्ड्स नंबर RE is equal to V into X by न्यू। ये होगा रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला। क्या होता है? रो V X by म्यू। तो ये रो नीचे चला जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा RE V X by न्यू, राइट। अब आपको वेलोसिटी भी की है। X क्या है? व्हाट इज X? व्हाट इज X? तो बता सकते हैं मेरे को व्हाट इज X? व्हाट इज X? लेंथ ऑफ प्लेट सर। लेंथ ऑफ द प्लेट, लेंथ ऑफ द प्लेट, ठीक है ना। ये हमने x लिया ना, along द लेंथ, ये हमने x लिया था लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है। x इज द लेंथ ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो x आ गया डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज या फिर लेंथ ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो आपको x भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है और न्यू भी गिवन है। सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लो। रेनॉल्ड्स नंबर जब निकलेगा तो वहां से आपको CD निकालना है। CD निकाल के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर? रेनॉल्ड्स नंबर कितना आया आपका? 4 RE is equal to वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड, लेंथ भी 2 मीटर और काइनेमेटिक विस्कोसिटी है 10 रेज़ टू पावर -6। तो रेनॉल्ड्स नंबर आ गया आपका 4 into 10 raised to power 6। रेनॉल्ड्स नंबर आ गया 4 into 10 raised to power 6। तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग C is equal to 1.328 under root 4 into 10 raised to 6। वो कितना हो जाएगा? 1.328 4 का 2 बाहर आ जाएगा और 10 raised to 6 का 10 raised to power 3 बाहर आ जाएगा, 10 raised to power 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे सिंपलीफाई करना है करो, नहीं करना नहीं करो, सीधे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लो। सिंपलीफाई करने की जरूरत है, वहां पे आपको सिंपलीफिकेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो कैलकुलेशन में, ठीक है ना। दैट मींस योर ड्रैग फोर्स is equal to CD into 1/2 rho U star square to area is equal to length into width। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान से अप्लाई करना, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोलता है? कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, दिस इज ओनली फॉर वन साइड। ये सिर्फ टेप की जो आपकी प्लेट है उसके टॉप के लिए है। तो हमें इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ प्लेट। हमने जो एनालिसिस किया था इट वाज जस्ट फॉर वन साइड। हमने एक ही साइड पे ड्रॉ करी है, राइट। हमने जो एनालिसिस किया वो हमने किया सिर्फ एक साइड, प्लेट की एक साइड के लिए, ठीक है। पर क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो इसको into 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2 into 1.32 5.3 एग्जैक्टली 5.3, ठीक है, into 1/2 into 1000 वेलोसिटी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, लेंथ इनटू विड्थ आ गई जो भी आपकी 2 into 1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा आपका 5.3 न्यूटन। सब कुछ सिंपलीफाई हो जाएगा, कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये जब सिंपलीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.3 न्यूटन। अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो आंसर आपका ये 2.65 आएगा,
अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो आंसर आपका 2.65 आएगा, ठीक है। तो वो भी बच्चे क्वेश्चन में देखेंगे ऑप्शन है तो इसी को टिक लगा देंगे, इसी को टिक लगा देंगे। तो पर ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में उसने बोला है कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो इसीलिए हमें एरिया डबल लेना, टॉप का, प्लेट की टॉप भी और प्लेट का बॉटम भी, इसीलिए हमने क्या किया, इंटू 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? सर जो हमने ये रेनॉल्ड्स नंबर निकाला ना उधर से, 1 into हाँ सर वो हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते जैसे 3 to 10 और 5? नहीं, वो तो आपकी लिमिट होगी ना, दैट इज द लिमिट, ओके समझ सर। रहे हो? वो रेनॉल्ड्स नंबर की अपर लिमिट है। अब हमें थोड़ी पता कि यहाँ पे वो लिमिट रीच करी है कि नहीं कर रही है, ओके समझ रहे हो? सर। वो तो जो हम वो बोल रहे हैं, वो लैमिनार, वो आपका रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू नहीं है, वो है अपर लिमिट है, कि जब रेनॉल्ड्स नंबर इससे बढ़ गया तो फिर आपका लैमिनार लिमिट क्रॉस हो गई है, ठीक है ना। तो रेनॉल्ड्स नंबर तो आपका लैमिनार है, तो इसका मतलब 3 इंटू 10⁵ के अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 3 इंटू 10⁵ के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें पहले रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? क्लियर है? ठीक है। यस चलो सर। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन सा लिखो। ऊपर जाना। ऊपर मतलब ऊपर यानी ये ऐसे? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। The average drag coefficient, the average drag coefficient for a laminar boundary layer, the average drag coefficient for a laminar boundary layer, for a laminar boundary layer over a flat plate, over a flat plate was obtained as, over a flat plate was obtained as 0.018, Flat plate 0.018 full stop, over a flat plate was obtained as 0.018, 0.018 full stop, if all other factors remain unchanged, if all other factors remain unchanged, comma, and the length of the plate, and the length of the plate is increased by 4 times, and the length of the plate is increased by 4 times its original value, 4 times its original value, comma, then the value of, then the value of average drag coefficient, then the value of average drag coefficient would change to, average drag coefficient would change to, ऑप्शन लिखता हूँ सामने, ऑप्शन ए 0.0036, ऑप्शन बी 0.0056, ऑप्शन सी 0.008 या ऑप्शन डी 0.009। ठीक है, क्या बोलता है? कहता है एक लैमिनर फ्लो बाउंड्री, एक लैमिनर बाउंड्री के लिए, प्लेट के लिए जो आपका ड्रैग कोफिशिएंट है वो है 0.018, ठीक है। आपका ड्रैग कोफिशिएंट क्या है? लेट सपोज CD1 इज इक्वल टू 0.018। कहता है अगर हम प्लेट की लेंथ को, अगर हम प्लेट की लेंथ को 4 गुना कर दें, अगर हम प्लेट की लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज करते हैं और बाकी सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एज इट इज ही रखें, उनको एज इट इज रखें, तो बताओ अब जो नया कोफिशिएंट ड्रैग होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, करो जरा। पहले देखो,
आपका ड्रैग कोफिशिएंट और लेंथ का क्या रिलेशन है? आपका CD किसके बराबर है? CD इज इक्वल टू 1.328 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर, और रेनॉल्ड्स नंबर किसके बराबर है? 1.328 अपॉन रो v x by mu, where x is the length. So that means CD is inversely proportional to 1 by length, 1 by length, right? Clear है? Clear, क्योंकि बाकी सारे उसने क्या बोला? If all the other variables remain constant, मतलब आपकी डेंसिटी भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और म्यू भी कांस्टेंट है, तो दैट मींस आपका जो कोफिशिएंट ड्रैग है वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, राइट? तो दैट मींस CD1 is inversely proportional to square root L1 और CD2 is inversely proportional to square root of L2. इन दोनों का रेशियो ले लो, CD1 upon CD2 is equal to square root of L2 upon square root of L1, राइट? CD1 की वैल्यू गिवन है, CD2 की निकालनी है, और L2 उसने क्या बोला? L2 is 4 times your L1. L2 is 4 times your L1. करो जरा, राइट? CD1 कितना दिया? 0.018, CD2 निकालना है, L2 कितना है? 4 times L1 upon square root of L1, राइट? तो स्क्वायर रूट L1 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट 4 का क्या बचा? सॉरी, अंडर रूट 4 का बचा आपका 2, 0.009 स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, ठीक है, ये आ जाएगा 2. तो दैट मींस योर CD2 इज इक्वल टू 0.018 by 2, तो वो आ गया आपका 0.009, 0.009. ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ गया आपका डी पर, करेक्ट आंसर आ गया आपका डी पर. ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, 2 क्वेश्चन देख लिए हमने इसके. ठीक है, क्वेश्चन में किसी को डाउट? इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? देखो सिंपल, हमारे कोफिशिएंट ड्रैग पे क्वेश्चन थे, वही आपका कोफिशिएंट ड्रैग का, दोनों में आपका बेसिकली क्या फंडा यूज हुआ? CD की वैल्यू हमने निकाल ली. अगर हम दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, हमने किया क्या? अल्टीमेटली हमने CD की वैल्यू से ही हमारे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुए. ठीक है, तो हमने CD का फॉर्मूला क्या पढ़ा? CD इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग और इसको हम एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं, और टाउ fx इज इक्वल टू 1.328 स्क्वायर रूट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, और रेनॉल्ड्स नंबर हमें पता है किसके बराबर होता है, तो सेम फॉर्मूले को वैसे लिखते हैं 1.328 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रो वी एक्स बाय म्यू, रो वी एक्स बाय म्यू. सेम फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, अब हमने पाइप फ्लो पढ़ा. पाइप फ्लो में हमने आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल बनाई, हमने देखा आपकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कैसी है? आपकी पाइप फ्लो में आपकी जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो कैसी थी? पैराबोलिक. उसकी इक्वेशन भी देखी हमने, वहां से हमने मैक्सिमम वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी दोनों निकाली. ठीक है, अब जो आपका दिस इज योर प्लेट फ्लो, और प्लेट फ्लो में ठीक है आते हैं फॉर प्लेट फ्लो द मोस्ट appropriate velocity profile in a laminar flow. ठीक है, laminar flow की बात कर रहे हैं, in laminar
flow is cubic, मतलब है पैराबोलिक ये, बट इट इज अ क्यूबिक पैराबोला, इट इज अ क्यूबिक पैराबोला। उसमें क्या था आपका पाई फ्लो में, that was square parabola, but in case of your plate flow, for laminar condition, your velocity profile, your velocity distribution is cubic, और हम इसको इक्वेशन जो है इसकी वो that is u by u star equal to 3/2 y by del minus 1/2 upon y by del raised to power 3. This is the equation for a velocity distribution. ध्यान रखना for laminar flow for fixed plate, for a plate, ठीक है, ध्यान रखना। दिस इज नॉट फॉर अ पाइप के लिए हमने लैमिनार की कंडीशन हमने देख ली थी। लैमिनार फ्लो के लिए हमारी हमने बात करते हैं, अगर हम ये आ गया लैमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल फिक्स्ड प्लेट्स, ठीक है, ये आ गया आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है, ये आ गया आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल 1/2 म्यू ब्रैकेट माइनस del p by del x hy minus y square. This was for between two parallel fixed plates, and for pipe flow it was 1/4 mu minus del p by del x into r square minus r square, ठीक है, ध्यान रखना। इधर भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक, बट इट इज स्क्वायर पैराबोला, ठीक है। लेकिन जब हम सिर्फ प्लेट फ्लो की बात करें, प्लेट फ्लो के केस में आपका लैमिनार कंडीशन में इट इज आल्सो पैराबोलिक, बट इट इज अ क्यूबिक पैराबोला, ठीक है। क्लियर है चीज सबको, ठीक है। तो ये था हमारा, दिस वाज ऑल अबाउट योर लैमिनार फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट, ठीक है। उसका हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी देखा, जिसको हम ब्लासी सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। वहां से हमने क्या मिल जाती है, हमें मिल जाती है आपकी डेप्थ ऑफ हाइट ऑफ योर बाउंड्री लेयर, ठीक है। और उसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग भी देखा। नेक्स्ट बात करते हैं दैट जो हमने पीछे पढ़ा, दैट वाज एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की। नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। Approximate solution over a flat plate, sorry, for laminar flow over a flat plate, ठीक है। अब आ गया अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फॉर लैमिनार फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, और इसे हम बोलते हैं वॉन कार्मन सॉल्यूशन, ठीक है। वॉन कार्मन से हम बोलते हैं वॉन कार्मन सॉल्यूशन, क्योंकि जो साइंटिस्ट है जिसने ये फॉर्मूला दिया दैट वाज वॉन कार्मन, तो इसीलिए हम इसे वॉन कार्मन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। एग्जैक्ट सॉल्यूशन बोलते हैं ब्लासियस क्योंकि ब्लासियस नाम का साइंटिस्ट ने उसको सॉल्यूशन दिया था, इसलिए हम उसे ब्लासियस सॉल्यूशन बोलते हैं। और अप्रोक्सीमेट को हम बोलते हैं वॉन कार्मन सॉल्यूशन। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आपका डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में जैसे आपका ये फॉर्मूला था आपका, ये आपका डेल्टा, आपकी जो हाइट ऑफ योर बाउंड्री लेयर, ठीक है, तो वैसे ही आपका इसमें जो फॉर्मूला है दैट इज डेल इज इक्वल टू, उसमें 5x था और इसमें आ जाएगा आपका 4.64x अपॉन स्क्वायर रूट REX, बस इतना सा डिफरेंस है। उसमें 5x था, इसमें 4.64x है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। ये आ गया डिफरेंस, ठीक है। फ्लैट प्लेट ओवर लैमिनार फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, ठीक है। दिस इज द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, ठीक है। ये आ गया आपकी क्या, हाइट ऑफ बाउंड्री लेयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आ गया एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, जो हमने उसमें देखा, ठीक है। तो इसमें पहले हम देखेंगे आपका स्किन फ्रिक्शन, आपका कोएफिशिएंट CFX इज इक्वल टू 0.646 अपॉन रेनॉल्ड्स स्क्वायर रूट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो
ब्लेसिस ने क्या दिया था, इसमें 6.46 है, तो ब्लेसिस ने दिया था 6.664, ब्लेसिस ने दिया था 6.664 जो स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट था, और वॉन कार्मन ने दिया 0.646। ठीक है, तो दैट मींस योर एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, योर this implies your tau fx और cd क्या होगा, इसका ट्वाइस होगा, 2 into 0.646 upon Reynolds number ठीक है, तो which works out to be tau fx और cd is equal to इसको ट्वाइस करेंगे, 2 into 0.646 which is equal to 1.292, ठीक है, it is 1.292 upon Reynolds number, ठीक है, this is the approximate solution for your boundary layer, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, जनरली ब्लास्टिक सॉल्यूशन ही यूज किया जाता है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि वॉन कार्मन सॉल्यूशन यूज करो या अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन यूज करो। अगर वो कुछ स्पेसिफाइड है तो ही आप ये फॉर्मूला यूज करोगे आपका, नहीं तो अगर आपको डेप्थ ऑफ जो आपको हाइट ऑफ बाउंड्री लेयर पूछे या कुछ भी पूछे, आपने ब्लास्टिक सॉल्यूशन ही यूज करना, इसके लिए उन्होंने स्पेसिफाई किया हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ये था आपका किसके लिए, दिस वाज द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फॉर योर लैमिनर फ्लोर फ्लैट प्लेट। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज approximate solution for turbulent boundary layer over a flat plate, ठीक है। नेक्स्ट आ गया approximate solution for turbulent boundary layer over a flat plate, ठीक है, over a flat plate। ये भी किसने दिया था, this was also given by von Karman, ये भी किसने दिया था, von Karman। तो that means von Karman ने laminar boundary layer और turbulent boundary layer दोनों के लिए सॉल्यूशन दिया है, ठीक है ना। वॉन कार्बन ने आपका लैमिनर बाउंड्री लेयर और टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर दोनों के लिए सॉल्यूशन दिया है, बट जो ब्लेसिस है he has only given the solution for laminar flow, that was only for laminar boundary layer, ठीक है। तो ये कहता है आपकी जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है, that your boundary layer thickness किसके लिए, in case of turbulent boundary layer over flat plate, del is equal to 0.375x upon Reynolds number raised to power 1/5, ठीक है। This is the boundary layer thickness for turbulent boundary layer over a flat plate, ठीक है, ठीक है। ये आ गया आपका turbulent boundary layer thickness। next is your average skin friction coefficient, average skin friction coefficient tau fx or coefficient of drag is equal to 0.073 upon Reynolds number raised to power 1/5, Reynolds number raised to power 1/5, ठीक है, raised to power 1/5। this is the value of your average skin friction coefficient or coefficient of drag in case of
turbulent boundary layer over a flat plate, turbulent boundary layer over a flat plate, ठीक है। इस पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। द रेशियो ऑफ coefficient of friction drag, the ratio of coefficient of friction drag CD, the ratio of coefficient of friction drag या coefficient of drag in laminar boundary layer, in laminar boundary layer, in laminar boundary layer compared to that, the ratio of coefficient of drag in laminar boundary layer compared to that in turbulent boundary layer, compared to that in turbulent boundary layer is proportional to, ठीक है। ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऑप्शन ए आर ई एक्स रेज टू पावर 1/2, ऑप्शन बी आर ई एक्स रेज टू पावर 1/5, ऑप्शन सी आर ई एक्स रेज टू पावर 3/10, and option D REX is to power -3/10, -3/10। तो क्या पूछा, रेशियो पूछा बेसिकली किसका, कोएफिशिएंट ड्रैग इन लैमिनर बाउंड्री लेयर एंड कोएफिशिएंट ड्रैग इन टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला पता है आपको, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ, हमें सिर्फ इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बी ऑप्शन सर सी बी ऑप्शन, सी सी ऑप्शन, रेस फॉर 3/10 -3/10 सी ऑप्शन सर नहीं डी सी आएगा। भी हो गया, सी भी हो गया, और एक डी वाला भी डी भी है, ठीक है। ध्यान से देखो, इसका आंसर डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। बाकी वाला देखो क्या गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, इसका डी ऑप्शन आना चाहिए, डी ऑप्शन आना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, अगर हम डी ऑप्शन आ रहा है ना, हाँ बस एग्जैक्टली डी आंसर ही है इसका, ठीक है। अगर हम कोएफिशिएंट ड्रैग इन लैमिनार, हमें पूछा इसने कोएफिशिएंट ड्रैग ऑन लैमिनार और कोएफिशिएंट ड्रैग ऑन टर्बुलेंट, इनका रेशियो है उसने, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ड्रैग लैमिनार फ्लो केस में क्या है, 1.328 अपॉन स्क्वायर रूट REX, और टर्बुलेंट के लिए कितना है आपका 0.073 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर रेज टू पावर 1/5, ठीक है। बाकी चीजों से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रेनॉल्ड नंबर से मतलब है। दैट मींस ये रेनॉल्ड्स नंबर REX रेज टू पावर 1/5 ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट वाला नीचे आ जाएगा, REX रेज टू पावर 1/2, ऐसे लिख देता हूँ। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा REX रेज टू पावर 1/5 into REX raised to power -1/2, bases are same, powers get added, तो ये आ जाएगा REX 1/5 minus 1/2, बस ये 1/5 minus 1/2 करना है। तो ऑब्वियस सी बात है 1/5 छोटा है, 1/2 बड़ा है, तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। आंसर तो देखो सीधी सी बात है, इतना करना की जरूरत ही नहीं है। 1/5 minus 1/2, इसमें बड़ी टर्म कौन सी है, 1/2 की 1/5? 1/2 बड़ी वैल्यू कौन सी, 1/2 बड़ी, ऑब्वियस सी बात है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका मतलब आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। और नेगेटिव आंसर वाला एक ही ऑप्शन है, डी पार्ट, आगे करने की जरूरत, निकालने की जरूरत ही नहीं है,
कि 3/10 है कि क्या है, क्योंकि नेगेटिव ऑप्शन एक ही है। ठीक है, कैलकुलेट भी करना है तो कर लो। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 माइनस 2 5 जा 10, 2 माइनस 5 माइनस 3/10 माइनस 3/10। ठीक है ना, तो कैलकुलेट भी करना है तो कर लो, नहीं तो जहाँ पे 1/5 माइनस 1/2 आया तो वहीं से आपको पता जाएगा कि आंसर नेगेटिव होना चाहिए, जो पावर है दैट शुड बी नेगेटिव। और नेगेटिव पावर वाला एक ही ऑप्शन है, नेगेटिव पावर वाला एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो वहां से आपका ये क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, तो अब हमने आपका टर्बुलेंट फ्लो के लिए हमने बाउंड्री थिकनेस भी देख ली और आपका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग भी देख लिया। अब बात आती है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी आती है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। ठीक है, जैसे हमने पाइप फ्लो में देखा, इट वाज स्क्वायर पैराबोला फॉर लैमिनार फ्लो, फॉर प्लेट फ्लो फॉर लैमिनार फ्लो इट वाज क्यूबिक पैराबोला। अब आता है टर्बुलेंट फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट। ठीक है, अब इसकी देखते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी है। तो ये कहता है the most appropriate velocity profile in turbulent flow over फ्लैट प्लेट। ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ फ्लैट प्लेट की बात करें, दिस इज नॉट फॉर पाइप फ्लो, हम बात करें फ्लैट प्लेट की। ओवर अ फ्लैट प्लेट इज logarithmic or it follows 1/7 power law, or it follows 1/7 power law. That means for turbulent flow, for turbulent boundary layer over a flat plate, your velocity distribution is u by u star is equal to y by delta raised to power 1/7 बोलते हैं। It follows 1/7 power law. That means u by u star is equal to y by delta raised to power 1/7। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? हमने आपका फ्लैट प्लेट के ऊपर लैमिनार बाउंड्री और टर्बुलेंट बाउंड्री दोनों देख लिए। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, आपका टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में हमने एक लैमिनार फ्लो कंडीशन रखी थी। हमने एक लैमिनार फ्लो कंडीशन देखी, जिसे हम बोलते थे लैमिनार सब लेयर। even though your boundary layer, even though your flow condition is turbulent, आपकी जो बाउंड्री है, आपकी जो बाउंड्री लेयर इज टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, फिर भी उसके अंदर एक छोटी सी लेयर, a layer very close, to your plate surface flow there exists laminar। ठीक है, वहां पे अभी भी जो फ्लो है वो आपका लैमिनार है। किस जोन में? वो जोन which is very close, which is adjacent to the plate, वहां पे फ्लो अभी भी क्या है? लैमिनार है, अभी भी लैमिनार। बेसिकली जो लेयर आपकी प्लेट के कांटेक्ट में है, उसको अभी भी फ्रिक्शन मिल रही है, वो अभी भी स्लो हो रही है। ठीक है ना, तो ये छोटी सी लेयर जो आपकी प्लेट के कांटेक्ट में है, इसे हम क्या बोलते हैं? लैमिनार सब लेयर। ठीक है, तो इसी के बारे में देखेंगे आगे, इसी के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लैमिनार सब लेयर। लैमिनार सब लेयर। ठीक है, अब लैमिनार सब लेयर समझ तो आ गया सबको, है क्या बेसिकली? ये क्या आपकी लेयर which is adjacent to the plate in turbulent boundary layer। ठीक है, ध्यान रखना, it is a region adjacent
to the adjacent to the plate surface, adjacent to the plate surface in, बस इस चीज का खास ध्यान रखना, in turbulent boundary layer, in turbulent boundary layer, ठीक है. It is a region adjacent to the plate surface in turbulent boundary layer where flow is laminar. It is a region adjacent to the plate surface in turbulent boundary layer. इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इस चीज का ध्यान. हम turbulent boundary layer में ये आपकी लेयर एग्जिस्ट करती है. turbulent boundary layer flow is still where flow is still laminar. ठीक है, ऐसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? laminar sublayer. इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? laminar sublayer. It is denoted by del dash. It is denoted by del dash and it is equal to, इसका जो फॉर्मूला है, that is del dash is equal to 11.6 nu square root tau naught by rho. ठीक है, del dash is equal to 11.6 nu upon square root tau naught by rho. ठीक है, और इसको लिखने का एक और तरीका है, और del dash is equal to 11.6 nu upon v square root f by 8. v square root f by 8 v square root f by 8 where इसका मतलब ये दोनों टर्म्स बराबर हैं. इसका मतलब ये जो टर्म, ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर है, तभी आपका फॉर्मूले में एक ही जगह डिनोमिनेटर यूज हो रही है. ठीक है ना. वेयर इसका मतलब आपका टाउ नॉट बाय रो is equal to v f by 8 which is equal to v star जिसे हम बोलते हैं shear velocity. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं shear velocity, where ये जो सारी टर्म्स है, square root of tau naught by rho is equal to v square root of f by 8 which is equal to v star, where v star is shear velocity. इसका मतलब मैं अपनी बाउंड्री लैमिनार सब लेयर को ऐसे भी लिखता हूँ, 11.6 nu upon v star. ठीक है, v star is shear velocity, where v star is shear velocity. ठीक है, where v star is shear velocity. अब बात आती है कि भाई ये shear velocity है क्या? What is this shear velocity? ठीक है, अब बात आती है what is this shear velocity. ठीक है, देखो बेसिकली ध्यान रखो, shear velocity as such अब velocity है तो इसका मतलब कोई चीज मूव कर रही है उसकी ही वेलोसिटी है. ठीक है, तो ध्यान रखना, shear velocity as such कोई क्वांटिटी नहीं होती. ठीक है ना. it is basically a fictitious quantity, मतलब झूठ मूठ की कोई वेलोसिटी है. बेसिकली shear velocity है क्या? shear stress को वेलोसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का बस एक तरीका है. अगर हमें shear stress को वेलोसिटी के यूनिट्स में लिखना है, तो उसको हम shear velocity से एक्सप्रेस करते हैं. समझ गए? तो that means your shear velocity, that means your shear velocity is nothing but
but a way to express shear stress in terms of या इसको हम लिखते हैं in units of velocity. That means your shear velocity, it is a fictitious मतलब झूठी मूठी, fictitious quantity. It is a fictitious quantity. ठीक है ना? तो और ये होगी कहाँ पे, ये कहाँ एग्जिस्ट करेगी? एक चीज बताओ मेरे को, shear velocity एग्जिस्ट कहाँ पे करेगी? जो आपकी shear velocity है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी? इट विल ओनली एग्जिस्ट नियर द प्लेट बाउंड्री, जहाँ पे लैमिनार सब लेयर है, राइट? जहाँ पे लैमिनार सब लेयर है वहीं ये एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना? पर ध्यान रखना, इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। ये कोई आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना? ये सिर्फ और सिर्फ shear stress को जो उस लैमिनार बाउंड्री लेयर में, ठीक है, ध्यान रखना, जो उस लैमिनार बाउंड्री लेयर में आपकी shear stress एग्जिस्ट कर रहा है, जो shear stress लग रहा है आपके कहाँ पे, लैमिनार बाउंड्री लेयर, उसको वेलोसिटी के टर्म्स में, उसको वेलोसिटी यूनिट्स में एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, ठीक है ना? तो बेसिकली इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है जिसको हम देख सकें या वैसे को हम फील कर सकें, वैसा कुछ नहीं है। It is just a way to express shear stress. It is just a way to express shear stress in units of velocity. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये चीज क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ध्यान रखना, shear velocity पे काफी बारी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, और इसके ऊपर ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये है क्या? इट इज a way to express shear stress in terms of velocity, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। it is a fictitious quantity, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। या फिर ये एग्जिस्ट कहाँ पे करती है? it exists only in the regions very near to the plate surface। तो इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है? तो shear velocity को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से ध्यान देना इसके ऊपर, ठीक है? चलो नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज, अब हमने अपनी सरफेस को डिफरेंशिएट कैसे करना है, कि सरफेस स्मूथ है या रफ है या कैसी है, ठीक है? अब वो देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस। नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेसेस, ठीक है? जिसके लिए सरफेस को क्लासिफाई करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकुराड से, NIKURADS, निकुराड से। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लैब में, और इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया, आपकी प्लेट ली, एक वेरी स्मूथ, बहुत स्मूथ प्लेट ली, ठीक है? उसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, डिटरमाइन करने के लिए कि एक स्मूथ सरफेस के लिए क्या कंडीशंस हैं, एक रफ सरफेस के लिए क्या कंडीशन है, और रफनेस क्रिएट करने के लिए, ध्यान रखना, टू क्रिएट रफनेस। अब लैब में हमें रफनेस क्रिएट करनी है, ठीक है ना? टू क्रिएट रफनेस ओवर अ फ्लैट प्लेट he used over a flat plate, इन्होंने क्या यूज किया? सैंड ग्रेन पार्टिकल्स, ये सैंड पार्टिकल्स, ठीक है ना? क्या किया इन्होंने? सैंड पार्टिकल्स को प्लेट के ऊपर चिपकाया, इंडिविजुअल सैंड पार्टिकल प्लेट पे चिपकाया, ताकि आर्टिफिशियल रफनेस क्रिएट कर सके, आर्टिफिशियली प्लेट के ऊपर रफनेस क्रिएट कर सके, ठीक है? आर्टिफिशियल प्लेट के ऊपर रफनेस क्रिएट कर सके। तो फिर एक्सपेरिमेंटली इन्होंने जो क्लासिफिकेशन, इन्होंने जो क्राइटेरिया डिफाइन किया वो ये है। फर्स्ट आ गया आपका, if V star upon into Ks upon nu is less than 5,
less than 5, then it is a hydrodynamically smooth surface. ये क्या आ गई? hydrodynamically smooth surface. ठीक है, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो दैट इज अ हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ सरफेस. इट इज अ हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ सरफेस. बाकी चीजें तो समझ आ गई. वी स्टार आपको पता है क्या है, शेयर वेलोसिटी, न्यू आपको पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एंड KS is the equivalent sand grain roughness. Equivalent sand grain roughness. ठीक है, it is equivalent sand grain roughness. KS is the equivalent sand grain roughness. ठीक है. सेकंड आता है, सेकंड कंडीशन if V star KS upon nu is greater than 5 but less than 70, then it is a hydrodynamically, it is transition surface. And the third condition, if V star KS by nu is greater than 70, if it is greater than 70, then the condition is hydrodynamically rough surface. Then it is a hydrodynamically rough surface. ठीक है, तो क्राइटेरिया किसके ऊपर बेस्ड है? क्राइटेरिया बेस्ड है इस कंडीशन के ऊपर, V स्टार KS by nu. इसकी वैल्यू 5 से कम है तो स्मूथ है, 5 और 70 के बीच में है तो ट्रांजिशन है, और if it is greater than 70 then it is a rough surface. ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं आपकी बाउंड्री लेयर सेपरेशन. Next topic is boundary layer separation. ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना इस टॉपिक के ऊपर. ठीक है, पहली बार में समझ आएगा. लेट्स सपोज हमारे पास एक कर्व्ड बाउंड्री है. ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक कर्व्ड बाउंड्री है लाइक दिस, और इसके ऊपर से फ्लो हो रहा है. ठीक है, लेट्स सपोज इसके ऊपर से फ्लो हो रहा है. इस बाउंड्री के ऊपर से एक फ्लो हो रहा है. Flow is taking place over this surface. ठीक है, ये आ रहा है आपका फ्लो यहाँ से. This is the surface. ठीक है, तो जैसे फ्लो आपका सरफेस की तरफ आ रहा है, अब देखो आपका जो एरिया है क्या वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है?
अब देखो, अब थोड़ा समझ आएगा। एरिया कम हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे जैसे आपका फ्लो बाउंड्री की तरफ, बाउंड्री को अप्रोच कर रहा है, इसका जो एरिया है, एरिया दैट इज डिक्रीजिंग। मतलब ये कौन सी सेक्शन बन गई? ये बन गई हमारी कन्वर्जिंग सेक्शन। जैसे हमने वेंचुरीमीटर में पढ़ा था। आपका वेंचुरीमीटर क्या था? बेसिकली क्या था? इट इज अ डिवाइस, इट इज अ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सेक्शन थी। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? पहले आपका एरिया अप टू जो ये सेक्शन ड्रॉ करी है मैंने, लेट्स सपोज इट इज सेक्शन XX अप टू सेक्शन XX, जो ये आपकी कंडीशन है, दिस इज योर कन्वर्जिंग सेक्शन, फिर बढ़ता है। इट इज योर कन्वर्जिंग सेक्शन। और अगर आपको याद हो आपका जो हमने एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट और आपका दूसरा फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट जो हमने पढ़ा था आपका कहाँ पे? वेंचुरीमीटर में मैंने आपको दो कंडीशन पढ़ाई थी, जिसमें एक कन्वर्जिंग सेक्शन में क्या कंडीशन हो रही है और डाइवर्जिंग सेक्शन में क्या कंडीशन हो रही है। एरिया कम हो रहा है, दैट मींस वेलोसिटी एरिया कम हो रहा है, वेलोसिटी बढ़- हाँ, एरिया कम है तो वेलोसिटी इंक्रीज बढ़ेगी, होएगा। वेलोसिटी इंक्रीज होएगी। और प्रेशर क्या होगा? सर डिक्रीज हो जाएगा सर। प्रेशर डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है। ये इसमें इतना सोचना ही नहीं है। आपका कन्वर्जिंग सेक्शन में एरिया कम हो रहा है, देखो नीचे की तरफ एरो, तो दैट मींस कम हो रहा है। एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो दैट मींस आपका प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, इतना सोचना ही नहीं है, सीधे एरिया बढ़ रहा है, एरिया कम, वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम। तो दैट मींस मेरा इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो दैट मींस del u upon del y is increasing greater than 0। मैं यहाँ पे अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करूँ अपनी, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये del u by del y greater than 0 का मतलब क्या है अभी मैं यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज यहाँ पे मैं अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करूँ तो मेरी जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी कुछ इस तरीके से होगी, पैराबोलिक ऐसी ही होगी, राइट? क्लियर है चीज? जो del u by del y greater than 0 का मतलब समझो कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है। वो कैसे? जो लेयर कांटेक्ट में है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, राइट? वो अपनी ऊपर लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, उसकी लेयर और ऊपर लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन धीरे धीरे इफेक्ट कम होता जाएगा, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, जब तक वो बराबर ना हो जाए किसके? आपकी स्ट्रीम फ्लो के बराबर। ठीक है, अब ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे हम होगी, ये आ गई हमारी किसकी कंडीशन? कन्वर्जिंग कंडीशन। अब डाइवर्जिंग की सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब डाइवर्जिंग सेक्शन में क्या हो रहा है? जैसे ही मेरे फ्लो ने इस सेक्शन को क्रॉस किया, अब क्या हो गया? एरिया क्या हो रहा है? एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो दैट मींस वेलोसिटी कम, दैट मींस प्रेशर ज्यादा। ठीक है, इस चीज के, हाँ इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। जहां पे एरिया कम हो रहा है, वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, एरिया ज्यादा, वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा। ठीक है, तो दैट मींस जैसे ही मेरा फ्लो डाइवर्जिंग सेक्शन में एंटर करेगा, अब उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब जो लेयर आपकी सरफेस के कांटेक्ट में है, उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी बहुत कम है, राइट? उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी बड़ी कम, जो हम नो स्लिप कंडीशन लेते हैं, राइट, उसकी वेलोसिटी आगे बड़ी कम है। अब क्या हुआ? अब ओवरऑल फ्लो की वेलोसिटी कम होना स्टार्ट होगी।
अब उसके साथ साथ ओवरऑल फ्लो की वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसको जो थोड़ा बहुत पुश मिल रहा था आगे चलने के लिए, ध्यान से सुनना, उसको जो आपकी लेयर कांटेक्ट में है आपकी किसके, सरफेस के, उसको जो थोड़ा बहुत पुश मिल रहा था ना चलने के लिए बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, अब उसको वो पुश मिलना बंद हो जाएगा, राइट? क्योंकि हमारी वेलोसिटी, ओवरऑल फ्लो की वेलोसिटी बढ़ रही थी, तो जो आपकी लेयर कांटेक्ट में थी उसको भी थोड़ा पुश मिल रहा था आगे चलने के लिए। लेकिन अब आपकी जैसे ही ओवरऑल फ्लो की वेलोसिटी कम होना स्टार्ट होगी, जैसे ही ओवरऑल फ्लो की, क्योंकि जब अब डाइवर्जिंग सेक्शन में एंटर किए, एरिया बढ़ रहा है, तो अब आपके फ्लो की वेलोसिटी क्या होगी, कम होना स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब जो थोड़ा बहुत पुश मिल रहा था किसको, जो लेयर कांटेक्ट में थी उसको चलने के लिए, अब उसको पुश मिलना बंद हो जाएगा, अब उसको पुश मिलना बंद हो जाएगा। तो दैट मींस अब जो आपकी जो लेयर है, जो लेयर आपकी कांटेक्ट में है किसकी, सरफेस की, वो लेयर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, वो लेयर क्या होगी, रुक जाएगी। तो दैट मींस जो लेयर, मैं ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा, मैं एनलार्ज व्यू ड्रॉ करता हूँ बड़ा सा। इसका मतलब जो ये लेयर है, लेट्स सपोज आपकी जो ये लेयर है कांटेक्ट में, जो कांटेक्ट में है, दैट मींस अब ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अब ये रुक जाएगी। तो ये लेयर जैसे ही रुकेगी, ऊपर का जो फ्लो होगा वो इसके ऊपर से पास कर जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। फ्लो आपका बाउंड्री से सेपरेट हो गया, नीचे वाली लेयर रुक गई, ऊपर वाला फ्लो इसके ऊपर से ही निकल गया। इसे हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ फ्लो। ठीक है, हुआ क्या, ध्यान से एक बार फिर समझना। ठीक है, जैसे हम कन्वर्जिंग सेक्शन में एंटर किए, जैसे हम कन्वर्जिंग सेक्शन में आए, हमारा क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ गई। आपकी एक लेयर तो कांटेक्ट में आ गई। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, जो ये बॉटम मोस्ट लेयर होगी, ये इसके कांटेक्ट में आ जाएगी, ये इसके कांटेक्ट में आएगी। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आई, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी इसकी कम होगी, इसकी बहुत कम होगी, नो स्लिप कंडीशन आ गई यहाँ पे। बट बिकॉज the overall velocity of the flow was increasing, आपकी जो ओवरऑल वेलोसिटी जो है फ्लो की, वो इंक्रीज कर रही थी, तो इसलिए इसको भी पुश मिल रहा था आगे चलने के लिए। इसको भी क्या मिल रहा था, कौन सी लेयर को, जो आपकी कांटेक्ट में थी, इसको भी पुश मिल रहा था क्या, आगे फ्लो करने के लिए। ठीक है, बट जैसे ही ये कहां पहुंची, जैसे ही ये पहुंची इस सेक्शन की बात करता हूँ, ये आपका एक्स एक्स सेक्शन की बात है, यहाँ पे क्या हो गया, अब आपका इसके बाद क्या हो गया, आपकी एरिया बढ़ने लग गया। अब यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करूं इस सेक्शन पे, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये यहाँ पे अभी ध्यान सुनो, यहाँ पे एक्स एक्स सेक्शन पे फ्लो सेपरेट हुआ नहीं है, बट इट इज ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रॉ करूं, ये आ गई वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आ गई वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे एट द सेक्शन एक्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बाउंड्री लेयर में, ध्यान से सुनना मेरी बात, बाउंड्री लेयर में आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, मतलब इस लेयर में, ये लेयर है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, डेल यू बाय डेल वाई किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। जीरो के बराबर, बिल्कुल सही। इट विल बिकम इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे बिल्कुल टच में आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो ये लेयर है इट हैज ऑलमोस्ट स्टॉप्ड, अब ये रुक गई है। दैट, बट अभी भी ध्यान रखना, यहाँ पे फ्लो सेपरेट हुआ नहीं है, तो मतलब जब आपका del u by del y is equal to 0, that means flow is on the verge of separation, separate हुआ नहीं है but separate होने वाला है, on the verge of separation, on the verge of separation। अब जैसे ही फ्लो इस सेक्शन को क्रॉस करेगा, अब ओवरऑल वेलोसिटी और कम हो जाएगी,
हो जाएगी। अब जो नीचे वाले लेयर को थोड़ा बहुत पुश मिल रहा था आगे चलने के लिए, अब वो भी नहीं मिलेगा। अब वो भी नहीं मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे की लेयर आपकी बिल्कुल स्टेशनरी हो जाएगी और ऊपर का फ्लो जो होगा वो पास कर जाएगा इसके ऊपर से। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। तो अब क्या होगा, लेट्स सपोज अब जो इसकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, अब जो इसकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये होगी इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे रिवर्स फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब फ्लो क्या होगा, उल्टा हो गया। तो अब यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई इज लेस देन जीरो, इस कंडीशन को हम बोलते हैं जब आपका डेल यू बाय डेल वाई इज लेस देन जीरो, इसका मतलब फ्लो हैज सेपरेटेड, फ्लो हैज सेपरेटेड। इसका मतलब अब ये जो ये वाला फ्लो होगा, इतना इतना फ्लो, ये क्या करेगा, ऊपर से ही पास कर जाएगा, ये पास कर जाएगा विदाउट टचिंग दी सरफेस, विदाउट टचिंग दी सरफेस। क्यों? क्योंकि जो नीचे की लेयर है वो आपकी स्टेशनरी हो गई है, वो स्टेशनरी होगी, वो लेयर रुक गई है और ऊपर का फ्लो जस्ट ऊपर से पास किए जा रहा है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लो सेपरेशन, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट कैसा होगा, मैं कन्वर्जिंग सेक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो डेल पी बाय डेल एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपका प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। डेल पी बाय डेल एक्स इज लेस देन जिसे हम बोलते हैं दिस इज। अब ये हमारे काम क्या है कि हमें, मतलब ये हमारे काम क्या है कि हमारे काम का नहीं है, इसमें हुई नहीं सेपरेट। क्या इससे हमें फायदा हो रहा है नुकसान? इसमें सेपरेट नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब ये हमारे फायदेमंद है, इसलिए हम इसे बोलते हैं फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, इसे हम बोलते हैं फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अब डाइवर्जिंग सेक्शन की बात करें हम, अगर हम डाइवर्जिंग सेक्शन की बात करें तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। जो ये इन डाइवर्जिंग सेक्शन योर डेल पी बाय डेल एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब इट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो बट ये हमारे काम का नहीं है, तो इसे हम इसे बोलते हैं एडवर्स प्रेशर gradient, right? Clear चीज, this is called adverse pressure. Adverse क्यों? बेसिकली अब हमें जितना डिस्चार्ज मिलना चाहिए था, जितना हमारा मास फ्लो रेट हमें मिलना चाहिए था, अब उतना मास फ्लो रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक लेयर जो बॉटम मोस्ट लेयर है वो तो रुक गई है। जितना पानी पास होना चाहिए उतना हो ही नहीं रहा, क्योंकि नीचे की लेयर तो रुक गई है, राइट? तो जितना हमें मास फ्लो रेट मिलना चाहिए था उतना मास फ्लो रेट नहीं मिल रहा, उतना मास फ्लो रेट नहीं मिल रहा। तो इस यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन तो फॉलो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो हम एरिया वेलोसिटी रो वो ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, वो चीज तो फॉलो हो रही है, बट जो आपको मास फ्लो रेट है, डिस्चार्ज वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, ठीक है ना। जितना हमें मास फ्लो रेट, हाँ ये कंटिन्यू रेट मिलना चाहिए था उतना नहीं, हाँ वो नहीं। अब इस बेसिकली इस चीज को हमने अवॉइड करना होता है। इससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद फ्लो रुक ही जाएगा आपका, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लॉस होते जा रहा है ना, अल्टीमेटली फ्लो हमारा रुक जाएगा। इस चीज को ओवरकम करना है हमें, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अब मुझे बताओ, इसको ओवरकम करने के लिए क्या करोगे, इसको ओवरकम करने के लिए क्या करोगे आप लोग? हमारा बेसिकली हो क्या रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है हमें, ठीक है। अब इसको ओवरकम करने के लिए क्या करोगे? अब बाउंड्री लेयर सेपरेट हो क्यों रही है? अब ये पहले ये सोचो कि बाउंड्री लेयर सेपरेट क्यों हो रही है। what is the condition, what is the कर्वेचर की वजह से। नहीं, कर्वेचर तो उसको तो हटा नहीं सकते ना, कर्वेचर तो है ही है।
कर्वेचर तो है ही है, कर्वेचर को नहीं हटा सकते। उसके अलावा फ्लो के साथ क्या कर सकते हो? पहली चीज सोचने की बात ये है कि बाउंड्री लेयर सेपरेट क्यों हो रही है। जब हमारी कन्वर्जिंग सेक्शन थी, ध्यान से सुनना, जब कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों में ही हमारे, एक पहले बात ध्यान से सुनो, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों में ही आपकी जो लेयर है वो कांटेक्ट में है सरफेस के, राइट? ये बात क्लियर है सबको? सरफेस तो दोनों केस में है आपकी, आपका इधर भी, आपकी यहाँ पे भी आपकी कांटेक्ट सरफेस है और यहाँ पे भी कांटेक्ट सरफेस है, दोनों कांटेक्ट सरफेस दोनों में है, ठीक है। लेकिन कन्वर्जिंग में फ्लो सेपरेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही थी, तो इसलिए वो लेयर को पुश करके आगे ले आई। बट डाइवर्जिंग सेक्शन में वेलोसिटी कम होगी, डाइवर्जिंग सेक्शन में वेलोसिटी कम होगी, अब वो उसको पुश नहीं कर पाई, राइट? तो इसका मतलब जो मेन हमारा बेसिक कॉज है, जो हमारा रीजन आपका फ्लो सेपरेट होने का है कि आपके फ्लो की वेलोसिटी कम होगी, आपके फ्लो की वेलोसिटी कम होगी। तो इसका मतलब अगर हम किसी तरीके से फ्लो की वेलोसिटी बढ़ा दें, अगर हम किसी तरीके से फ्लो की वेलोसिटी बढ़ा दें, तो आपकी बाउंड्री लेयर सेपरेशन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट? अगर हम वेलोसिटी बढ़ा दें तो प्रेशर फॉल कर जाएगा ना आपका। अगर हम किसी तरीके से वेलोसिटी बढ़ा दें तो आपका क्या होगा? प्रेशर फॉल कर जाएगा, प्रेशर फॉल कर जाएगा। तो दैट मींस अगर मैं किसी तरीके से आपकी वेलोसिटी बढ़ा दूं तो मेरी बाउंड्री लेयर सेपरेशन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अब मैं वेलोसिटी कैसे बढ़ा सकता हूँ? मैं फ्लो की पंप, बिल्कुल, बाय यूजिंग पंपिंग करूं पीछे से, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी है, सीधी सी बात है। अगर टेक्निकल भाषा में बात करें, वी हैव टू, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है ना हमारा। तो अगर हम किसी तरीके से एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर दें, किसी तरीके से इस फ्लो को हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर दें, तो हमारा फ्लो सेपरेट नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगी। दैट मींस अगर हम पंपिंग करें, अगर हम पंप यूज करें वाटर को फ्लो बढ़ाने के लिए, एक तरीका वो है। या फिर डाइवर्जिंग एंड पे, मतलब आउटलैंड एंड पे, इस साइड से अगर हम किसी तरीके से सक्शन क्रिएट करें, अगर हम यहाँ पे सक्शन पंप लगा दें, ठीक है ना, जो इस फ्लो को सक करे। अब सक्शन जब होती है तो दैट मींस योर प्रेशर इज फॉलिंग। सक्शन जब होगी तो आपका प्रेशर फॉल करेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, राइट? तो वहां पे क्या होगा? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो वो फिर से आपकी क्या बन जाएगी? फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, राइट? तो इसका मतलब आप फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन, ठीक है। पहला तरीका क्या देखा होगा हमने? अगर हम पंपिंग करें, फर्स्ट इज use of pumps to increase the energy of flow, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या? by using suction pumps at outlet end, राइट? क्लियर है जी सबको? राइट, क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट इज योर turbulent flow through pipes। ठीक है। चलो, हमने सबसे पहले हमने देखा आपका लैमिनर फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है, लैमिनर फ्लो थ्रू पाइप्स देखा। उसके बाद देखा हमने फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट में हमने लैमिनर कंडीशन और टर्बुलेंट कंडीशन दोनों देखी, ठीक है। फ्लैट आपकी जो लैमिनर फ्लो थ्रू पाइप था, लैमिनर फ्लो थ्रू पाइप्स, उसमें हमने देखा जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी, दैट वाज स्क्वायर पैराबोला, एंड your velocity distribution in a flat plate for laminar
was cubic parabola, and for turbulent it was logarithmic, or it follows a 1/7 power law, 1/7 power law. ठीक है, अब हम सेम चीज हम टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स में भी चेक करेंगे, टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स में भी चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, अगर हम बात करें, जैसे हमने फ्लैट प्लेट में पढ़ा, जैसे हमने प्लेट के केस में पढ़ा कि लेट सपोज किसी भी फ्लो में अगर कोई आपका पीछे से अगर कोई फ्लो आ रहा है, अगर कोई यहाँ से फ्लो आ रहा है, उस फ्लो में अगर हम प्लेट एक प्लेट रख दें, अगर एक प्लेट रख दें, तो वहां पे क्या होता है, बाउंड्री लेयर बनती है। आपकी बाउंड्री लेयर कुछ इस तरीके से बन रही थी, ऐसी कुछ लैमिनार आपकी बन रही थी, राइट। तो इसका मतलब कि अगर किसी फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन रख दे, अगर हम कोई आपकी जैसे प्लेट रख दे, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर हो रहा है बिकॉज ऑफ contact of the plate with the layer of fluid, आपकी क्या बन रही है, बाउंड्री लेयर बन रही है। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर मेरी मैं इसकी लेंथ इंक्रीज करते जाऊं, किसकी आपकी प्लेट की, अगर मेरी प्लेट की लेंथ आपकी बढ़ती जाए, क्योंकि आपका जो ये फ्लो डेवलप हो रहा है, इट इज डेवलपिंग अलोंग द लेंथ, आपकी जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है, उसका फॉर्मूला भी क्या है आपका, आ गया बाउंड्री लेयर। अगर मैं बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात करूं, बाउंड्री लेयर थिकनेस किसकी बात करूं, आपकी टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में, अगर मैं टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में आपकी बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात करूं, तो इसका फॉर्मूला क्या, 0.375x अपॉन रेनॉल्ड नंबर रेज़्ड टू पावर 1/5, राइट। डेल्टा इज इक्वल टू 0.375x अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर raised to power 1/5, where x is the distance from the leading edge, so that means जैसे मेरे x की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होगी, ये भी इंक्रीज करते जाएगी, राइट। जैसे मेरे x की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब जैसे मेरी प्लेट की लेंथ इंक्रीज करेगी, मेरी डेल्टा की भी वैल्यू, आपकी बाउंड्री थिकनेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास इनफिनाइट लेंथ की, लेट सपोज आपकी जो प्लेट की लेंथ है x इज इक्वल टू इनफिनाइट, तो दैट मींस डेल्टा कितना हो जाएगा, आपकी बाउंड्री थिकनेस कितनी हो जाएगी, इनफिनाइट। ये भी इनफिनिट हो जाएगी, इनफिनिट प्रोवाइडेड ऊपर पानी की डेप्थ भी इनफिनाइट होनी चाहिए, प्रोवाइडेड वाटर की डेप्थ भी इनफिनाइट है। अगर मेरे पास वाटर की हाइट इतनी ही है, लेट सपोज मेरे पास वाटर की हाइट इतनी ही है, तो बाउंड्री लेयर मेरी कहां तक डेवलप हो सकती है, अप टू दिस हाइट ओनली, इसके बाद चाहे आप जितनी मर्जी प्लेट लंबी कर लो, इसके ऊपर तो पानी नहीं है ना, पानी है ही नहीं, तो आपकी बाउंड्री लेयर तो इसके ऊपर जा ही नहीं सकती। दैट मींस if लिखो, दैट मींस for turbulent boundary layer, if the length of plate is infinite and depth of water over the plate is also infinite, then
the boundary layer, then the boundary layer may expand up to infinite height, may expand up to infinite depth या infinite height. ठीक है, तो that means अगर मेरे पास infinite length की प्लेट है और infinite depth of water है, तो इसका मतलब बाउंड्री लेयर को आप जितना मर्जी बड़ा कर लो, राइट. बट क्या ये केस मेरे पाइप के लिए भी है? लेट्स सपोज मेरे पास let's suppose I have a plate of infinite length. Let's suppose I have a pipe of infinite length. मेरे पास एक infinite length की क्या है? पाइप है. infinite length की पाइप है, राइट. तो इसमें जो आपकी बाउंड्री लेयर डेवलप होगी, वो किस हाइट तक होगी? सर हाइट ऑफ बाउंड्री थिकनेस कितनी होगी? रेडियस रेडियस के बराबर. ना डायमीटर नहीं भाई, रेडियस की आपकी ऊपर और नीचे दोनों तरफ से डेवलप हो रही है ना आपकी, राइट. इसको ध्यान से सोचना. इट इज नॉट द डायमीटर नहीं है ये, ठीक है ना. इट इज रेडियस. इट इज इक्वल, सॉरी तो let's suppose this is the pipe and ये आ गया इसका सेंट्रल एक्सिस, ठीक है. बट सो in case of pipe the maximum depth up to which your boundary line can expand is only equal to the radius of the pipe. Let's suppose this is the R is the radius of pipe. तो इसमें देखो डायमीटर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो फ्लो डेवलप होता है वो दोनों तरफ से होता है. प्लेट पाइप की इस बाउंड्री से भी डेवलप होगा और पाइप की इस बाउंड्री से भी डेवलप होगा, और they will meet at the central axis. So that means the maximum depth up to which the flow can develop is the radius of the pipe. ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? That means in case of a pipe flow, the maximum height up to which the boundary layer can expand is only the radius of pipe. ठीक है. पर अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि अब ऐसा नहीं होता कि जैसे लेट्स सपोज जैसे ये मेरी एक पाइप है, ठीक है. जैसे ही मेरा फ्लो लेट्स सपोज यहाँ से आपका फ्लो पाइप में एंटर कर रहा है. लेट्स सपोज दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द पाइप. यहाँ से मेरा फ्लो यहाँ से पाइप में एंटर कर रहा है. लेट्स सपोज यहाँ से आपका जो है आपका एंटर कर रहा है. तो अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही फ्लो ने एंटर किया, जैसे ही यहाँ से मेरे फ्लो ने एंटर किया, आपका फ्लो उसी वक्त पूरा का पूरा से डेवलप हो गया. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. ऐसा जरूरी नहीं है, कि ऐसा होता ही नहीं है कि आपका जैसे ही आप एंटर करें तो आपका फ्लो पूरी तरीके से डेवलप हो जाए.
पूरे तरीके से आपका फ्लो डेवलप हो जाए. दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. बेसिकली फ्लो को थोड़ा टाइम लगता है. इट ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस. आपका जो वाटर है, आपका जो फ्लो है, इट ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस टिल इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी. ठीक है ना. जितनी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है उसको अटेन करने के लिए इसको कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है. राइट. तो इनिशियली क्या होता है, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ सारा. ठीक है. ठीक है. इनिशियली क्या होता है कि जब आपका लेट सपोज मैं 2-3 सेक्शन ले लेता हूँ. एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, and let's suppose this is the section where the flow attains its maximum velocity. ठीक है. Let's suppose this distance is denoted by x. तो इनिशियली क्या होता है, जैसे आपका फ्लो पाइप में एंटर करता है तो इसका फ्लो कुछ ये थोड़ा सा ऐसे करके ये डेवलप होता है. जब थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये थोड़ा सा और डेवलप होता है. और आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस x ये आपका फ्लो क्या होता है, फुली डेवलप हो जाता है. अब इसके बाद आपकी जो वेलोसिटी है, इसके बाद जो फ्लो है ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है. अब इसके बाद जितना भी ये फ्लो आगे जाएगा वो ऐसे ही ट्रेवल करेगा. ठीक है. ये आपका फ्लो जो ये आपकी लेट्स सपोज दिस इज द u max. यहाँ पे भी आपकी जो u max होगी वो सेम होगी u max. तो इसका मतलब the flow travels a certain distance till it attains this maximum velocity. तो मतलब आपके फ्लो को x डिस्टेंस लगा for the development of full flow. So that means for the establishment of fully developed laminar flow in pipes, the length of pipe traveled by the flow is x is equal to या इसको हम बोलते हैं x upon d is equal to 0.07 Reynolds number. x upon d is equal to 0.07 into Reynolds number, where d is the diameter of the pipe. Where d is the diameter of the pipe. ठीक है. ये तो बात आ गई किसकी, लैमिनार फ्लो की. ये तो बात आ गई लैमिनार फ्लो की. अब बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की. तो अभी एक चीज बताओ मेरे को किसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, लैमिनार फ्लो में या टर्बुलेंट फ्लो में, फुली डेवलप होने में? टर्बुलेंट में. किस फ्लो को टर्बुलेंट में क्यों? टर्बुलेंट में क्यों? अगर लैमिनार तो लैमिनार क्यों, अगर टर्बुलेंट तो टर्बुलेंट क्यों? तो टर्बुलेंट में ज्यादा लॉसेस भी हो जाएंगे ना, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी उधर. वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो जब वेलोसिटी कम होती है तभी तो फ्लो डेवलप होता है. जो आपका फ्लो डेवलप हो रहा है बेसिकली वो क्यों रहा है, वेलोसिटी कम होने की वजह से ना. क्योंकि जब वो आपका जो फ्लो डेवलप होता है वो इसीलिए तो होता है क्योंकि उसकी क्या होती है, वो कांटेक्ट में आता है, वेलोसिटी कम होती है, तो उस वजह से आपका फ्लो क्या होता है, डेवलप होता है, नो स्लिप कंडीशन बनती है. फ्लो डेवलप ही तभी होता है जब वेलोसिटी कम होती है.
याद है जब मैंने आपको हमने जब करेक्शन फैक्टर पढ़ रहे थे तो उसमें आपको मैंने लैमिनार की भी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करके दी थी और टर्बुलेंट की भी ड्रॉ करके दी थी, याद है? और उसमें मैंने एक स्टेटमेंट भी आपको लिखाई थी कि दैट टर्बुलेंट फ्लो इज मोर क्लोजर टू द एक्चुअल फ्लो। आपका जो करेक्शन फैक्टर्स थे, करेक्शन फैक्टर्स की वैल्यू किस में कम थी, टर्बुलेंट में कि लैमिनार में? करेक्शन फैक्टर्स की वैल्यू कम किस में थी, टर्बुलेंट में कि लैमिनार में? टर्बुलेंट में, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट में कम थी, राइट? टर्बुलेंट में कम थी। फिर मैंने आपको बोलता कि दिस इज बिकॉज योर टर्बुलेंट फ्लो इज मोर क्लोजर टू द एक्चुअल फ्लो। दैट मींस जो आपका टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट वो ऑलरेडी आपका एक्चुअल फ्लो जैसा ही है, तो दैट मींस आपको आपका जो टर्बुलेंट फ्लो है उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, उसको कम डिस्टेंस लगता है फुली डेवलप होने में एज कंपेयर टू लैमिनार फ्लो को, ठीक है ना? क्योंकि आपका जो टर्बुलेंट फ्लो है इट इज ऑलरेडी मोर क्लोजर टू योर एक्चुअल फ्लो, वो ऑलरेडी आपके एक्चुअल फ्लो जैसा ही होता है। अगर आपको इसकी कहां पे पढ़े थे हमने, ये करेक्शन फैक्टर्स, ये देखो ये आ गया लैमिनार वेलोसिटी प्रोफाइल और टर्बुलेंट वेलोसिटी प्रोफाइल। जो आपकी टर्बुलेंट वेलोसिटी प्रोफाइल होती है दैट इज ऑलरेडी मोर क्लोजर टू, और यहाँ पे लिखा भी है turbulent flows are much closer to actual flows, ठीक है ना? तो जो आपका turbulent flows है they are already much closer to your actual flow, so that means उसको कम टाइम लगता है डेवलप होने में। उसको अगर आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, ये ऐसे कर्व्ड आ रहा है, लेकिन ये क्या होता है, यहाँ से कर्व आके ऐसे फ्लैट हो जाता है, ऐसे फ्लैट, फिर आपका वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, ठीक है ना? तो दैट मींस इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लोज, दैट मींस फॉर establishment of fully developed turbulent flow in pipes, comma, the length of pipe required is less and is given as x upon d is equal to 50, x upon d is equal to 50, ठीक है? x upon d is equal to 50, ठीक है? तो सिंपल सा फॉर्मूला आपका किसके लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए, दैट इज x upon d, where x is the distance along the pipe, ठीक है? x upon d is equal to 50, ठीक है? तो हमें बेसिकली निकालना कि हमें x ही निकालना कि पाइप के इनलेट से जहां से आपका फ्लो पाइप में एंटर कर रहा है उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है इन द पाइप फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फुली डेवलप्ड फ्लो, चाहे वो टर्बुलेंट है चाहे वो लैमिनार है, उसके अलग अलग फॉर्मूले देख लिए हमने, ठीक है? क्लियर है चीज सबको, ठीक है? अब इसमें भी हमने अब क्या करना है आपके, जैसे हमने प्लेट के लिए क्या किया, आपकी हमने बाउंड्रीज को क्या किया था, हमने डिफरेंशिएट किया था। जैसे हमने प्लेट के केस में ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेसेस किया था, प्लेट के केस में वैसे ही हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे आपकी किसकी, क्लासिफिकेशन करेंगे आपकी पाइप्स की, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ surfaces of pipes, ठीक है? हम पढ़ के आ रहे हैं टर्बुलेंट फ्लो के लिए, तो ये केस है आपका क्लासिफिकेशन सरफेस ऑफ पाइप्स फॉर टर्बुलेंट
boundary layer, or turbulent boundary layer. That means उन्हें हमें कंडीशन दे दी है कि आपकी जो बाउंड्री लेयर है दैट इज टर्बुलेंट, ठीक है। तो फॉर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर हमने बताना है कि जो पाइप की सरफेस है इफ इट इज स्मूथ या इफ इट इज रफ, ठीक है। तो फॉर turbulent boundary layer we have to classify our pipe surface as smooth or rough, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी चाहे जितनी मर्जी हमारी स्मूथ सरफेस हो, जितनी मर्जी हम स्मूथ कर ले, उसके अंदर फिर भी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, लेट्स सपोज दिस इज माय सरफेस, दिस इज माय स्मूथन्ड सरफेस, मैंने बड़ी स्मूथ करी है, ठीक है। बट फिर भी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल इसमें क्या होता है, छोटी क्या होती है, इसमें इरेगुलरिटीज होती हैं। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, इसमें क्या होता है, छोटी क्या होती हैं आपकी सरफेसेस में, क्या होती है आपकी रफनेस होती है। अब इसकी रफनेस होती है, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसकी जो एवरेज हाइट है, लेट्स सपोज इसको मैं थोड़ा सा ना एनलार्ज करके बनाता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके बनाता हूँ। ठीक है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इनको एनलार्ज करके बनाया है, जूम इन कर दिया है, ठीक है। तो लेट्स सपोज दीज आर दी सरफेस इरेगुलरिटीज एंड लेट्स सपोज ये आ गई इसकी एवरेज हाइट। लेट्स सपोज ये जो ये गैप है, ये जो ये है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज द एवरेज हाइट ऑफ द सरफेस इरेगुलरिटी, इसको हम डिनोट करते हैं के से, ठीक है। लेट्स सपोज के आ गया एवरेज हाइट of surface irregularities, ठीक है। लेट्स सपोज k is the average height of surface irregularities, ठीक है। अब अगर आपको याद हो कि आपकी टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में सरफेस के पास कौन सी लेयर होती है? अब अगर याद हो आपको कि हमारी टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में लैमिनार सब लेयर होती है, लेट्स सपोज डेल्टा डैश इट इज द हाइट ऑफ लैमिनार सब लेयर, लेट्स सपोज डेल्टा डैश इज द हाइट ऑफ लैमिनार सब लेयर, राइट। क्लियर चीज। तो दैट मींस अगर मेरी लैमिनार सब लेयर की हाइट, लेट्स सपोज मेरी जो लैमिनार सब लेयर की हाइट है, इट इज मोर देन द एवरेज हाइट ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज। इसका मतलब क्या हुआ कि लैमिनार सब लेयर ने, ध्यान से सुनना, लैमिनार सब लेयर ने क्या किया, जितनी भी इरेगुलरिटीज है उसको कवर कर लिया। दैट मींस इसके ऊपर से जो फ्लो हो रहा होगा, इसके ऊपर से जो टर्बुलेंट फ्लो हो रहा होगा, उसके लिए बाउंड्री कैसी होगी? उसके लिए तो स्मूथ होगी ना बाउंड्री, स्मूथ है। उसके लिए तो बाउंड्री स्मूथ होगी, क्योंकि उस इरेगुलरिटीज का तो इफेक्ट उसके ऊपर पड़ ही नहीं रहा, राइट। दैट मींस अगर मेरी लैमिनार सब लेयर की हाइट ऐसी है, इफ इट इज मोर देन द एवरेज हाइट ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज, तो दैट मींस जितनी भी इरेगुलरिटीज है that are covered by the laminar sublayer, that means turbulent flow है जो laminar sublayer के ऊपर है, उसके लिए तो बाउंड्री स्मूथ होगी, हमारी पहली कंडीशन क्या बन गई
कि अगर आपकी लैमिनार सबलेयर की हाइट ऐसी है जिसके कारण आपका इरेगुलरिटीज का इफेक्ट टर्बुलेंट बाउंड्री पे कुछ नहीं पड़ रहा, तो दैट मींस द सरफेस इज स्मूथ, तो दैट मींस अब हमारी पहली कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट if k upon delta dash is less than 0.25, इसका मतलब क्या हुआ? less than 0.25, इसका मतलब हमारी वैल्यू 1 से कम है, जो 0.25 it is less than 1, that means denominator is greater than numerator, राइट। 0.25 तभी आएगा ना जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा है। यस सर। आपकी वैल्यू 1 से कम तभी आएगी जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा है। So that means if k by delta dash is less than 0.25, that means it is स्मूथ सरफेस। smooth boundary, ठीक है। सेकंड आता है हमारा if k upon delta dash is greater than 0.25 but less than 6.0, ये आ गया आपकी ट्रांजिशन बाउंड्री। And third is if k upon delta dash is greater than 6.0, it is your rough boundary, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ध्यान से याद रखना, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ध्यान से याद रखना। इसके ऊपर क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं कई बार ये, ठीक है। तो पर इसको पुरानी वाली क्लासिफिकेशन से कंफ्यूज मत करना, वो थी फॉर अ फ्लैट प्लेट, ध्यान रखना। जो वो हमने पढ़ी थी b star into ks upon nu, that classification was for a flat plate, और ये किसके लिए है? it is for a pipe, ठीक है, it is for a pipe, और ये स्पेसिफिकली ध्यान से रखना, this is specifically for turbulent boundary layer, क्योंकि laminar sublayer तो turbulent boundary में ही होती है ना। जो आपकी laminar sublayer है, it is only found in turbulent boundary layer, so that means this classification is specifically for turbulent boundary layer, ठीक है। और बात रखना ये सिर्फ किसके लिए है? turbulent boundary layer in pipes, turbulent boundary layer in pipes, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं parental mixing length। नेक्स्ट इज parental mixing length, ठीक है। यार एक मिनट, इस चीज का थोड़ा डेल्टा डैश हाइट ऑफ लैमिनार सबलेयर, चलो ठीक है, ये बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है नेक्स्ट इज parental mixing length, ठीक है। अब parental mixing length क्या है? देखो बेसिकली जब आपका टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो की मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? व्हाट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्बुलेंट फ्लो? हमने जब काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ा था, उसमें जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे आपका टर्बुलेंट फ्लो क्या है, लैमिनार फ्लो, तो टर्बुलेंट फ्लो में हमने जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी? देयर इज अ ह्यूज इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है। एक पार्टिकल एक लेयर से दूसरी लेयर में जंप करता है, दूसरी लेयर से तीसरी लेयर में जंप करता है, ठीक है ना। तो हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता ही कब है? जब आपकी पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है। लैमिनार फ्लो क्या हो गया? जब आपका फ्लो एक ही लेयर में ट्रेवल करे, जब आपके पार्टिकल्स एक ही लेयर में ट्रेवल करे विदाउट एनी इंटरमिक्सिंग, दैट इज द लैमिनार फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या हो रहा है? आपकी इंटरमिक्सिंग हो रही है पार्टिकल्स की,
एक पार्टिकल दूसरी लेयर में जंप कर रहा है, दूसरे वाला पार्टिकल पहले लेयर में जंप कर रहा है, तो देयर इज अ ह्यूज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, तो उस कारण से क्या होता होगा, टर्बुलेंट, आपका क्या होता है, फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है, अब पेरेंटल मिक्सिंग लेंथ क्या है, पेरेंटल मिक्सिंग लेंथ क्या है, ध्यान से सुनना, पेरेंटल मिक्सिंग लेंथ क्या है कि जब एक पार्टिकल एक लेयर से दूसरी लेयर में जंप करता है, ठीक है, अब एक पार्टिकल आपका एक लेयर से दूसरी लेयर में जंप करता है, उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल, क्योंकि अब हर एक लेयर की वेलोसिटी अलग होती है, सीधी सी बात है, आपकी हर एक लेयर की वेलोसिटी अलग होती है, ठीक है ना। तो जब एक पार्टिकल एक लेयर से दूसरी लेयर में जंप करता है, तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है उस लेयर में टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ दैट लेयर। ठीक है, जिस लेयर में उसने एंटर किया है उसकी वेलोसिटी के बराबर अपनी वेलोसिटी बनाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर पेरेंटल मिक्सिंग लेंथ, that is called a parental mixing length. So that means what is this, it is the distance traveled, it is the distance traveled by the fluid particle, instead of the fluid particle in jumping from one layer to the other till it attains the velocity, till it attains the velocity of other layer, till it attains the velocity of other layer। ठीक है, other layer या फिर जो भी इसकी adjacent, other layer या फिर adjacent layer। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पेरेंटल मिक्सिंग लेंथ। ठीक है, तो पेरेंटल ने क्या बोला, पेरेंटल ने क्या कहता है ये जो ये मिक्सिंग लेंथ है, पेरेंटल ने क्या, जो ये मिक्सिंग लेंथ है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप वॉल। ठीक है, पेरेंटल अज्यूम्ड that in pipe flows, comma, this length is proportional to the distance from the pipe wall, और इसको मैं लेता हूँ that mixing length, अगर मैं इसको L से डिनोट करूँ, L is directly proportional to y, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट, L is equal to ky, where k is Karman universal constant, where k is Karman universal constant, and y is the distance from the pipe wall। ठीक है, अब क्योंकि it is a universal constant, that means इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो इस कार्बन यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.4, इसकी वैल्यू होती है 0.4। ठीक है, this k is equal to 0.4, तो that means हमारा मिक्सिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या बन गया, that means your mixing length L is equal to 0.4 y, ठीक है, क्लियर है चीज। ठीक है, बट एक चीज का ध्यान रखो, अब जब हमने पढ़ा था आपका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, ये आपका कुछ ही डिस्टेंस तक होता है।
ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होती है, फिर आपकी सेम हो जाती है, ठीक है ना। बेसिकली जो आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट बनता है वो आपका कुछ डिस्टेंस तक ही बनता है। जैसे मैं प्लेट फ्लो की हम बात करें, जैसे हम आपकी हमने बाउंड्री लेयर की बात की, ये ठीक है, अप टू सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तक ही आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट था, उसके बाद तो वेलोसिटी क्या हो गई थी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई थी, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई थी। तो दैट मींस जो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, जो आपका वेलोसिटी इट इज अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस। तो दैट मींस जब आपका पार्टिकल एक लेयर से दूसरी लेयर में जंप करेगा, अगर दोनों लेयर की वेलोसिटी डिफरेंट होंगी तभी उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वेलोसिटी अटेन करने के लिए। अगर सारी लेयर्स की वेलोसिटी सेम है, अगर आपकी सारी लेयर्स की वेलोसिटी ऑलरेडी सेम है, तो एक लेयर जब दूसरी लेयर में जंप करेगा तो ऑलरेडी उसी वेलोसिटी में होगा, वो ऑलरेडी उसी वेलोसिटी में होगा। तो दैट मींस जो ये मिक्सिंग लेंथ वाला कांसेप्ट है ना, जो ये मिक्सिंग लेंथ वाला कांसेप्ट है, ये सिर्फ उतने ही डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है जहां पे आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है, जहां पे आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है। और वो होता कहां पे है, इट इज यूजुअली क्लोजर टू द प्लेट सरफेस, जहां पे आपकी सरफेस है, जो आपकी बाउंड्री है, बिल्कुल उसी के पास, उसी रीजन में होता है आपका ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्योंकि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद तो वेलोसिटी ग्रेडियंट खत्म हो जाता है। जैसे हम कुछ डिस्टेंस वाई ट्रैवल करते हैं, जैसे हम बाउंड्री से दूर जाते हैं, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो दैट मींस दिस मिक्सिंग लेंथ, दैट मींस this concept of mixing length is valid only in the regions of velocity gradient और यहाँ पे हम बोल सकते हैं, या और the regions close to the boundaries, राइट। क्लियर है चीज सबको, ये चीज क्लियर है सबको, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। चलो आज फिर यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। लास्ट एक ही टॉपिक बचा है इसका हमारा, दैट इज, अब हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका लैमिनर फ्लो का देख लिया पाइप में, लैमिनर फ्लो का हमने देख लिया प्लेट में, टर्बुलेंट फ्लो का हमने देख लिया प्लेट में। अब हमारा बचा है सिर्फ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टर्बुलेंट फ्लो का पाइप में, ठीक है। जो हमारा लास्ट बचा है हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है। बस लास्ट टॉपिक बचा आपका इस चैप्टर का, तो वो करके उसके साथ में कल हम डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहीं तक रखते हैं, तो सुबह कंटिन्यू करते हैं इसके आगे, ठीक है।